हेलो दोस्तों, मैं अंशुल सैनी। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं। वो आपके सामने आपका महत्वपूर्ण टॉपिक है बाल विकास, साइकोलॉजी, चाइल्ड डेवलपमेंट। आप कुछ भी बोलिए, टेट हो चाहे सुपर टेट हो, वहां से आपको 100% आपके एग्जाम में फंसेगा। तो आज आप हमारे द्वारा पढ़ोगे साइकोलॉजी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है थॉर्नडाइक के सीखने के नियम। जैसे कि मित्रों आप सबको पता है कि बाल विकास में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका अधिगम। अगर आपने अधिगम सही से पढ़ लिया ना तो आपका 10 से 15 नंबर का टेट में हो सकता है, हो जाएगा, हो सकता नहीं, हो जाएगा। क्या होता है अधिगम? जो हम कुछ भी सीखते हैं इस धरती पे, जो भी हमने कुछ सीखा सारा क्या है? अधिगम। जो भी हमने किसी के साथ में व्यवहार किया, व्यवहार से हमने क्या किया, सीखा, वो भी क्या हुआ? अधिगम। हमारे पास क्या है, क्या नहीं है, क्या कर रहे हैं, क्या परिपक्व है, क्या परिपक्व नहीं है, हम हर कंडीशन में कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो सीखना ही हमारा क्या है बेटा? अधिगम है। तो अधिगम को लेके सबसे ज्यादा एक्सप्लेन और अच्छे से बताया है आपके मनोवैज्ञानिक थे थॉर्नडाइक। उन्होंने अधिगम के नियम दिए हैं, थॉर्नडाइक के सीखने के नियम। बेटा यहाँ से क्या होता है, आपका 1 नंबर एग्जाम में पक्का मिलता है। आज के बाद आप इस 1 नंबर को कभी नहीं गलत करोगे हमारे द्वारा, अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया और पढ़ लिया और सुन लिया और लिख लिया। कॉपी निकाल लो भैया, पेन निकाल लो, मेरे साथ मैं बोलूंगा और आप लोग लिखोगे। ये नहीं है मैं यहाँ पे पूरा का पूरा नहीं लिख सकता हूँ, इनके बारे में बहुत लंबी लंबी कहानियां होती है, समझाना पड़ता है। आप शॉर्ट करके अपना नोट्स बना लेना। थॉर्नडाइक के सीखने के नियम, पहला क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, थॉर्नडाइक ने सीखने के कुल कितने नियम दिए? तो बेटा अगर कुल कितने नियम की बात आ जाए तो कितने नियम दिए? कुल 8 नियम दिए। 8 में एक दिया है मुख्य नियम, 8 में जो अलग अलग डिवाइड किया गया है वो किस प्रकार से? मुख्य नियम और गॉड नियम। मुख्य नियम इन्होंने 3 दिए और गॉड नियम इन्होंने कितने दिए बेटा? 5 दिए। आपको याद रखना होगा कि थॉर्नडाइक ने सीखने कुल कितने नियम दिए? कुल 8 नियम दिए, मुख्य नियम 3 दिए, गॉड नियम 5 दिए। याद कैसे करोगे? मुख्य नियम। मुख्य नियम हमने आपसे पूछा थॉर्नडाइक के मुख्य नियम क्या है, आप तुरंत कह देना सर जी पता है। क्या कहोगे? सर जी पता है। पी से हो गया प्रभाव का नियम, टी से हो गया तत्परता का नियम, ए का हो गया अभ्यास का नियम। बेटा आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। खाली अगर हम आपसे दोबारा पूछे बताइए मुख्य नियम क्या होते हैं, आप क्या कहोगे? सर जी पता है। पता है। तो पी से प्रभाव हो गया, टी से तत्परता हो गया और ए से क्या हो गया बेटा? अभ्यास हो गया। ये तो आपके कैसे नियम थे? मुख्य नियम थे। अब आते हैं आपके गॉड नियम। गॉड नियम बेटा 5 नियम है। इसकी भी एक जुगाड़ याद कर लेना, BA-MCA। क्या याद करोगे? BA-MCA। जुगाड़ इसलिए बताते हैं पेपर में आप कंफ्यूज हो जाओगे, मुख्य नियम कौन थे, गॉड नियम कौन थे। बी का मतलब बहुप्रतिक्रिया का नियम, ए का मतलब आंशिक क्रिया का नियम, एम का मतलब मनोवृत्ति का नियम, सी का मतलब सहचार का नियम, इस ए का मतलब आत्मीकरण का नियम। बेटा क्वेश्चन कैसे बनता है आपके एग्जाम में? क्वेश्चन बनता है कि बताइए निम्न में थॉर्नडाइक के मुख्य नियम कौन से हैं? तो आपको क्या है पता याद रखना, PTA। अन्य कोई दे तो वो नहीं है, मुख्य नियम खाली ये 3 हैं। अब क्या होता है, इनके अंदर से क्वेश्चन बनते हैं। उसने पूछ लिया तत्परता के नियम को समझाइए, प्रभाव का नियम समझाइए, अभ्यास का नियम समझाइए। आज के बाद आप ये 3 नियम नहीं भूलोगे। तो बेटा मैं स्टार्ट करता हूं तत्परता के नियम से। आप लोग अपनी हेडिंग डाल लो तत्परता का नियम। अब देखो तत्परता का नियम क्या होता है, इसका महत्वपूर्ण अगर बात कही जाए तो एक बात होती है यहां से तत्पर होना। अगर आप किसी काम को करने में तत्पर नहीं हो तो भैया आप वो काम नहीं कर पाओगे। जैसे कि सीधी सी बात है, सुपर टेट का एग्जाम है, टेट का एग्जाम में आप बिल्कुल सीरियस नहीं हो तो आपका एग्जाम नहीं निकलेगा। आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सीरियस होना पड़ेगा सबसे पहले। तो वो यहाँ पे कौन सा नियम चलता है? तत्परता का नियम। जैसे कि कोई छोटा बालक है, अगर वो मिट्टी नहीं खाता है तो आप उसको जबरदस्ती मिट्टी नहीं खिला सकते हो, क्योंकि क्या है वो तत्पर नहीं है। अगर किसी घोड़े को प्यास नहीं लगी है, आप उसे
उसे पानी नहीं पिला सकते हो क्योंकि भैया वो पानी पीने में तत्पर नहीं है। अगर कोई बच्चा क्रिकेट नहीं खेल रहा है, आप उसे क्रिकेट नहीं सिखा सकते हो। क्यों? क्योंकि उसकी क्रिकेट में रुचि नहीं है। अगर कोई बच्चा जोड़ घटाना नहीं सीख रहा है, आप उसे जोड़ घटाना नहीं सिखा सकते हो क्योंकि वो संक्रियाओं में परिपक्व नहीं है, आप वो काम उनको नहीं सिखा सकते हो। उम्मीद करते हैं तत्परता का नियम समझ में आया होगा। आप जिस काम को करने में तत्पर होगे तो भैया वो काम आपका पूरा होगा, अगर आप तत्पर नहीं हो तो वो काम पूरा नहीं होगा। पेपर में आ गया कि एक बालक था, मैंने उसको मिट्टी खिलाई और उसने मिट्टी नहीं खाई। किस नियम के अकॉर्डिंग? भैया तत्परता का नियम के अकॉर्डिंग। मतलब अगर वो बालक तत्पर नहीं है तो आप उसको काम नहीं करवा सकते हो। तो बेटे आज से आप एक बात सीख लो, आप अपने सुपर टेट एग्जाम के लिए तत्पर हो जाओ। अगर आपके अंदर रुचि आ गई तो आपका सुपर टेट कोई बड़ी बात नहीं है, आपका आसानी से क्वालिफाइड हो जाएगा। तो आपसे मेरा यही उम्मीद है कि आप अच्छे से पढ़ाई करिए। जैसे कि क्या होता है, अगर जो इंसान लड़ाई लड़ने के लिए तत्पर हो जाए तो आधा युद्ध जीत लेता है। बात समझ गए? तो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है इंसान का? तत्पर होना। यह था आपका तत्परता का नियम। दूसरा नियम है प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम बेटा क्या होता है कि आप कैसा काम कर रहे हो, उस पर कैसा इफेक्ट पड़ रहा है, हमें खुशी मिल रही है या खुशी नहीं मिल रही है। तो इसी के दूसरे नाम भी हम कह सकते हैं संतोष का नियम और असंतोष का नियम। प्रभाव का नियम बेटा क्या होता है, अगर किसी काम को करने में मुझे खुशी मिल रही है तो हम वो काम दोबारा करेंगे, अगर खुशी नहीं मिल रही है तो हम वो काम दोबारा नहीं करेंगे। वो किसके नियम पर आधारित होता है? प्रभाव का नियम। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी गली से गुजर रहे हो, उस गली में बहुत अंधेरा हो और आपको वहां पे कुत्ते वुत्ते मिल जाए तो आपको वहां से डर लगे, तो आप दूसरे दिन उस गली से नहीं गुजरोगे क्योंकि आपको उस गली में गुजरने से मजा नहीं आया, अच्छा नहीं लगा, संतोष प्राप्त नहीं हुआ। तो किस नियम पे जाएगा? प्रभाव के नियम पे जाएगा। भाई इसमें क्या होता है? संतोष असंतोष। जिस काम को करने में मजा आएगा उसको हम काम करेंगे और जिस काम को करने में मुझे असंतोष प्राप्त होगा उस काम को हम नहीं करेंगे। यही होता है आपका प्रभाव का नियम। तीसरा क्या हो गया? अभ्यास का नियम। भाई अभ्यास क्या होता है? बार बार अगर आप किसी चीज का रिवीजन करोगे आपके माइंड में एक अधिगम सीखने की क्षमता आ जाएगी। जैसे आपने सुना होगा, करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान। मतलब अभ्यास करने से मूर्ख भी विद्वान हो सकता है। तो यार तुम लोग तो बहुत बड़े वाले प्रतिभाशाली बालक हो, अगर तुम बार बार मैथ को लगाओगे, बार बार बाल विकास को पढ़ोगे, बार बार तुम हिंदी संस्कृत और ईवीएस पढ़ोगे तो आपका टेट क्या है? कुछ भी तो नहीं है। टेट सुपर टेट आपको सेकंडों में तो नहीं कह सकते हैं कि आराम से निकल सकता है। तो भाई अभ्यास का नियम क्या होता है? इसमें अभ्यास में दो होते हैं, एक होता है उपयोग का नियम और एक होता है अनुपयोग का नियम। अभ्यास के अंतर्गत आते हैं और प्रभाव के अंतर्गत कौन आता है? संतोष और असंतोष आता है। तो अभ्यास में उपयोग अनुपयोग का मतलब क्या होता है? अगर आपने किसी मैथ के क्वेश्चन को लगाया, अगर आपने बार बार उसका रिवीजन किया तो आपके दिमाग में स्थायी परिवर्तन आ जाएगा उस चीज को लेके। और अगर आपने उस क्वेश्चन का 1 महीना या 15 दिन या 7 दिन में रिवीजन नहीं किया तो आपका दिमाग उसे भुला देगा। उपयोग में अगर आप नहीं लाओगे तो आपका दिमाग उसे क्या करेगा? भुला देगा। तो अभ्यास के नियम में दो चीजें आती हैं, एक होता है उपयोग और एक होता है अनुपयोग। उपयोग का मतलब हो गया आप बार बार रिवीजन करोगे तो आपके दिमाग में वो चीजें स्थायी हो जाएंगी, अगर रिवीजन नहीं करोगे तो वो चीजें दिमाग से निकल जाएंगी। जैसे कि एग्जाम में कोई क्वेश्चन आया और आप कहते हो अरे 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 इसका तो पता था, अरे याद नहीं आ रहा, अरे अरे क्या, तो ये क्या होगा? अनुपयोग। मतलब आपने उसका दोबारा अभ्यास नहीं किया। तो बेटा आपके ये 3 नियम हो गए, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम। ठीक है, अब आते हैं हम आपके गॉड नियम पे। समझ में आया होगा? कमेंट में जरूर बताइए मुझे। अब बहु प्रतिक्रिया का नियम क्या होता है? हम अपनी जिंदगी में कोई भी काम करना चाहें या करने के लिए जाएं, जैसे मान लो मेरे सामने बहुत बड़ी समस्या आ जाए, खड़ी हो जाए, तो हम क्या करते हैं? बहुत तरीके की बातों को सोचते हैं कि ये काम कैसे सॉल्व होगा, और जिससे काम सॉल्व हो गया, समझना बात को, और जिससे काम सॉल्व हो गया, अब भविष्य में अगर वही समस्या दोबारा आई तो आप वो वाली समस्या जो जिससे सॉल्व हुई थी वही काम दोबारा लाओगे। यही क्या होता है? बहु प्रतिक्रिया का नियम।
मतलब नहीं समझ में आया। आपने किसी काम को करना चाहा, जैसे कि आप एकदम से नए नए हो और आपको एस्टेट की तैयारी करनी है, आपके सामने एस्टेट मतलब 14 सब्जेक्ट आ गए। अब आपके दिमाग में क्या चलेगा, बहुप्रक्रिया का नियम चलेगा कि हमारा कैसे सुपर टेट निकलेगा। फिर आप क्या करोगे, अनेक अनेक प्रकार की बुक्स लेके आओगे, यूट्यूब चैनल्स पे जाओगे, कोचिंग सेंटर पे जाओगे, तो वहां से क्या करोगे, आप एक एक क्रिया करके अच्छी चीजों का पता लगाओगे, कौन सा कोचिंग अच्छा है, कौन सी किताब अच्छी है, कौन सा क्या क्या अच्छा है, वो आप क्या करोगे, वहां से बहुप्रक्रिया के नियम से पता लगाओगे। ये होता है बहुप्रक्रिया का नियम। दूसरा है आंशिक क्रिया। आंशिक क्रिया का नियम का मतलब क्या होता है, अगर आप किसी काम को करोगे तो अगर छोटे छोटे भागों से आपने काम को किया तो आपको जल्दी सफलता मिलेगी। मान लो बहुत सा भंडार आपके साथ 10, 15, 20 किताब रखी, आप एक साथ नहीं पढ़ पाओगे, आप क्या करोगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। और किताब को एक एक पन्ना करके पढ़ोगे तो आपको नॉलेज अच्छी हो जाएगी, आप सीख जाओगे। जैसे कि आपका आंशिक होता है, जैसे कि मान लो आपका महेंद्र सिंह धोनी जब खेलने आते हैं वो क्या ये सोचते हैं हम पहली बॉल पे ही छक्का मारेंगे, हम छक्का मारते ही रह जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं सोचते हैं। वो क्या सोचते हैं कि मुझे थोड़े थोड़े करके रन बनाने हैं जिससे हम अपने शतक तक पहुंच जाएं। तो भैया वो शतक तक कैसे पहुंचेंगे, आंशिक रूप से शतक तक पहुंचेंगे। उसी को क्या कहते हैं, आंशिक क्रिया कहते हैं। समझ में आया होगा। जैसे कि मनोवृत्ति का नियम। मनोवृत्ति का नियम का मतलब ये होता है भाई साहब, आप जिस मन से काम को करोगे वैसा ही रिजल्ट आपको मिलेगा। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, सीधी सी बात है मनोवृत्ति। हम जिस काम में जितना परसेंट देंगे, हम अपने दिमाग से जो बात कहेंगे, हमारा रिजल्ट वही देगा। हमने सोच लिया कि मान लो हमारे सुपर टेट में मार्क्स आएंगे 120, 120 प्लस। अब तुम्हारा जो मस्तिष्क होगा वो 120 प्लस की तैयारी करवाएगा। और एक किसी बच्चे ने ये सोच लिया कि हमारे 100 प्लस आ जाए, तो उसका मन 100 प्लस पे ही काम करेगा। तो मनोवृत्ति का मतलब समझ गए, हम जिस मन से कार्य को करेंगे मन हमारा वैसा ही कार्य कराएगा। बेटा याद रखना, जो हमारी बुद्धि होती है वो असंख्य कारकों से मिलकर बनी होती है। जैसे कि अगर हमने कोई चीज नकारात्मक सोची तो हमारी बुद्धि उसको पकड़ लेती है, वो कहती है अब हम इस काम को करके रहेंगे, मतलब नकारात्मक करके रहेंगे। तो आपसे अनुरोध है, कभी भी आप किसी भी चीज को लेकर नकारात्मक मत सोचना। अगर आपने नकारात्मक सोच लिया तो आपका रिजल्ट भी नकारात्मक मिलेगा। एक्सपेरिमेंट मैंने भी किया है, मैंने 1-2 बातें नकारात्मक सोची है, उसका रिजल्ट हमारा नकारात्मक ही मिलेगा। जैसे कि मान लो आपको किसी से रुपया उधार चाहिए, कोई समस्या है आपके पास, आप पहले से ही सोच रखे हो कि हम जिसके पास रुपया लेने जाएंगे वो हमें देगा नहीं, तो क्या होगा भैया, वो रुपए तुम्हें नहीं देगा। क्यों? जब आप उसके पास रुपए मांगने जाओगे आपके फेस उसको बता देगा कि ये पहले से सोच के आया, ये रुपए मिलने वाले हैं नहीं या ये वापस नहीं करेगा, तो सामने वाला इंसान तुरंत मना कर देगा। तो भाई हमेशा पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव अगर तुम्हारी सोच रहेगी तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, अगर पॉजिटिव सोच नहीं रही तो पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आएगा। मेरा भी 2015 वैसे BTC था, मेरी भी सोच थी पॉजिटिव। मैंने कहा मुझे टेट निकालना है, सुपर टेट निकालना है, तो भाई पॉजिटिव सोच के साथ मैंने सुपर टेट निकाला। आप लोगों के पास में तो 4, 5, 6 महीना मिल गए, हमें तो मात्र 1 मंथ मिला था। लेकिन 1 मंथ में हमने अपने मनोबल को नहीं गिराया था। मैंने ये सोचा था अगर 1 महीना मुझे मिला तो 1 महीना हर एक विद्यार्थी को मिला है, हमें स्पेशल नहीं मिला 1 महीना। तो आपसे बहुत बड़ी अनुरोध और विनती है कि आप किसी भी काम को करना तो पॉजिटिव में करना, चाहे सुपर टेट हो, चाहे PCS हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, आपका फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट से जरूर क्लियर होगा, ये मेरा वादा है आपसे। इसके बाद आते हैं आत्मीकरण का नियम। आत्मीकरण का नियम से मतलब क्या होता है कि जैसे कि हमने पूर्व में कोई काम किया हो, फिर हमें कोई नया काम करना हो, तो पूर्व ज्ञान को हमने नए ज्ञान में मिला दिया। बात समझ रही हो, मतलब ज्ञात से अज्ञात की ओर। जैसे कि छोटा बच्चा है, हम गए, भाई मैं भी तो एक प्राइमरी का टीचर हूं, मैं स्कूल में गया, मैंने छोटे बच्चों से कहा बच्चे ये बताओ गिनती कौन कौन सुना लेगा, तो भैया सारे बच्चे अरे सर हम सुना लेंगे, अरे सर हम सुना लेंगे। तो बच्चों ने मुझे एकदम से बड़ा तेज गिनती सुनाई, इतनी तेज सुनाई कि सर खुश हो गए। अब वही जगह पे हम बच्चों से डायरेक्ट कहते बेटा 13 का पहाड़ा सुनाओ, एक भी बच्चा नहीं बोलता। क्यों नहीं बोलता? भाई एक नियम होता है आत्मीकरण का नियम,
टीचर का जो पढ़ाने का तरीका होता है वो आत्मीकरण का होना चाहिए। पहले जो आती हुई चीज को पढ़वाया जाना चाहिए, फिर धीरे से उसको अज्ञात की ओर ले जाओ, बच्चे बहुत अच्छे से इस चीज को समझ पाएंगे। तो आत्मीकरण का नियम क्या होता है? जो पूर्व ज्ञान होता है, पूर्व अनुभव होते हैं, हम नए काम में अपने पूर्व अनुभव मिला देते हैं। ये क्या होता है? आत्मीकरण हमारे आत्मविश्वास से आता है, आंतरिक आता है। उसके बाद में आता है आपका साहचर्य परिवर्तन का नियम। बेटा साहचर्य परिवर्तन का नियम क्या होता है? ये क्रिया किसी ना किसी के साथ चलती है, वो आपको समझना पड़ेगा। कैसे समझना पड़ेगा? साहचर्य परिवर्तन, जैसे कि आपने किसी चीज को सोच लिया, बड़े अच्छे से सोच लिया, अब वो चीज आपको भविष्य में कहीं फोटो में दिखाई पड़ गई, आपने फिर भी उसी के तरीके से सोचा, ये क्या होता है? साहचर्य परिवर्तन होता है। जैसे एक माँ होती है, वो अपने बेटे, उसका बेटा आर्मी में है, जब उसका बेटा बॉर्डर पे जाता है तो माँ रोती है कि मेरा बेटा बॉर्डर पे जा रहा है, और एक महीना बाद माँ फिर रोती है बेटे की फोटो को देखकर। तो फोटो देखना क्या हो गया? साहचर्य परिवर्तन हो गया। पहले एक महीना पहले रियलिटी में हुआ था, फिर माँ ने फोटो में देख के वही क्रिया की। वो क्रिया कौन सी होती बेटा? साहचर्य परिवर्तन क्रिया होती है। उम्मीद करते हैं आपको एक एक चीज समझ में आई होगी। बहुकृत क्रिया का मतलब क्या होता है? कोई काम दे दिया, हमारा दिमाग बड़ी बड़ी तेज तेज भागेगा कि मुझे इसको कैसे सॉल्व करूं। ये होता है बहुकृत क्रिया। आंशिक होता है, छोटे छोटे भागों में कार्य करना चाहिए। मनोवृत्ति होता है, हम जिस मन से कार्य को करेंगे वैसा ही रिजल्ट मिलेगा। आत्मीकरण का मतलब होता है जो पुराने ज्ञान में नए ज्ञान को मिलाना। साहचर्य होता है पहली जैसी याद को नई याद में मिलाना। क्या होता है? साहचर्य परिवर्तन। आज के लोग जो होते हैं ना, जो नई उम्र के लड़के हैं, ये पढ़ाई में कम और फालतू के काम में वक्त खराब करते हैं, मतलब साहचर्य नियम पे चले जाते हैं। उनके लिए हम एक अनुरोध है कि बेटा अभी पढ़ लो, टाइम है, नहीं तो उम्र निकलने के बाद में 27, 28, 29, 30 साल के बाद में आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, आप अपने आप को हमेशा कोसते रहोगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी दिन रात पढ़ाई को करिए, माँ बाप के सपनों को पूरा करिए। उम्मीद करते बेटा आपको थांडा के सेकंड के नियम समझ में आए होंगे। ऐसे ही करके मैं पूरी साइकोलॉजी को मैं आपकी पूरी साइकोलॉजी को समझा दूंगा। आपको बिल्कुल भी कहीं से भी कोई समस्या नहीं होगी। ऑल दी बेस्ट बेटा, बाय बाय, टाटा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।